दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको स्पोर्ट शूज लेने हों तो आप किस कंपनी के लेने पसंद करोगे, तो आपके दिमाग में जिन कंपनियों के नाम आते होंगे ना, उनमें से एक होगी रीबॉक। वो कंपनी जो एक समय ज्यादातर लोगों की मनपसंद कंपनी थी। पर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि ये कंपनी धीरे धीरे बाजार से गायब होती जा रही है। ये सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाजार यानी कि ग्लोबल मार्केट से भी गायब होती जा रही है। इस कंपनी ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि उसका नाम धीरे धीरे मार्केट से गायब होता जा रहा है। अगर आपको भी रीबॉक की इन गलतियों को जानना है ना, तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। और अगर आप भी अपने प्रोडक्ट को दुनिया में ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इन गलतियों को कभी अपने बिजनेस में ना करना। रीबॉक कंपनी की गलतियों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कैसे रीबॉक के ओनर ने कंपनी को ग्लोबल मार्केट में नंबर 1 बना दिया था। अगर रीबॉक की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड के छोटे से शहर बोल्टन से हुई थी। उस समय ये केवल लोकल मार्केट में एक छोटे से फैमिली बिजनेस के रूप में जाना जाता था। इस फैमिली बिजनेस की शुरुआत वहां रहने वाले 2 भाई जेओ फोस्टर और जेफ फोस्टर ने मिलकर एक साथ की थी। उस समय इनकी कंपनी का नाम JW फोस्टर एंड सन्स था। स्पाइक शूज भी पहली बार इन दोनों भाइयों ने बनाकर बाजार में लॉन्च किए थे। कहा जाता है कि स्पाइक शूज के आविष्कारक भी यही थे। इनके कंपनीज के शूज ओलंपिक में 2 रेसर ने पहने भी थे और दोनों ने गोल्ड मेडल जीते थे, जिसके बाद इनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा था। अब सिर्फ अपने ही शहर में नहीं बल्कि यूरोप के कई शहरों में अपने शूज बेचने लगे थे और इनके शूज यूके में एक ब्रांड बन चुका था। पर दोनों भाई केवल इतने से खुश नहीं थे, उनको अपने शूज को ग्लोबल मार्केट में बेचने थे और अपनी कंपनी की पहचान एक ब्रांड के रूप में दुनिया में बनानी थी, जिसके बाद उन्होंने इसको रीबॉक का नाम दिया। और दोनों भाई को ये पता था कि अगर उनको अपनी कंपनी को ग्लोबल मार्केट में खड़ा करना है तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें यूएस मार्केट में एंट्री लेनी पड़ेगी, तभी तो वो एक ग्लोबली रूप में अपनी कंपनी को खड़ा कर पाएंगे। फिर क्या था, दोनों भाइयों ने सोचा और वो यूएस पहुंच गए। फिर शूज मार्केट में घूम घूम कर अपनी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने लगे। वहाँ के लोगों को इनके शूज के डिजाइन तो काफी पसंद आती थी, पर यूरोप की कंपनी होने की वजह से वहाँ कोई भी उनकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार नहीं था। पर दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। फिर करीब 10 साल बाद तक शूज फैशन शो में पॉल फरमन नाम के शख्स को इनके डिजाइन इतने पसंद आ गए कि इसने इनकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कॉपीराइट तुरंत खरीद लिए। ऐसे फोस्टर ब्रदर्स के सक्सेस की शुरुआत हो गई थी। पर यह सब इनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनसे पहले भी शू मार्केट में नाइकी, एडिडास और कैनवस जैसी बड़ी कंपनी थी, जिनसे मुकाबला करना इसके लिए आसान नहीं होने वाला था। उस वक्त इनके पास केवल एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जिससे केवल हर हफ्ते 300 से 400 यूनिट ही शूज बना सकता था। पर वहीं दूसरी ओर फायरमन इसको ब्रांड बनाने के लिए डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो उस समय अपनी गाड़ी में रीबॉक शू को रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे ताकि वो इसको बेच सके। साल 1983 में कुछ ऐसा हुआ कि रीबॉक की सेल $12.8 बिलियन के साथ ग्रो करने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसी साल रीबॉक के लॉन्च किए गए 3 शू एकदम से पसंद किए जाने लगे और इन शूज को रेटिंग के मामले में 5 में से 5 स्टार दिए गए थे। और इसी साल यूएस में महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस को लेकर अरेबिक वीमेन ट्रेंड करने लगा था, जिस वजह से वहां कई महिला अरेबिक की ओर जाने लगी। अब अरेबिक करने के लिए सबसे जरूरी चीज शू थे और नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड केवल मेल स्पोर्ट के मार्केट को कैप्चर किए थे। मार्केट की इस डिमांड गैप को रीबॉक ने बड़ी जल्दी समझ लिया और इस डिमांड को पूरा करने के लिए फ्री स्टाइल शूज लॉन्च किए, जिनको नायलॉन बैकिंग, टेरी टॉवल लाइनिंग और ब्लू और पिंक पेस्टल शेडर के पैटर्न पर लॉन्च किया। ये शूज लेडीज को इतने ज्यादा पसंद आए कि रातों रात ये सेल होने लगी और इनकी डिमांड मार्केट में काफी बढ़ गई। इसके बाद टेनिस स्टार बोरिस बेकर एंड जॉन मैक एन और कई टेनिस स्टार रीबॉक शूज पहने नजर आए, जिसके बाद सेलिब्रिटी में भी इनके शूज काफी पसंद किए जाने लगे। एक बार सुपरस्टार सिबिल शेफर्ड भी रीबॉक की फ्री स्टाइल शू पहने नजर आई थी। साल 1980 में वो दौर आया, नाइकी को ओवरटेक कर दुनिया का नंबर 1 शू ब्रांड बन गया था। पर अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि ये ऐसा कैसे हुआ कि रीबॉक धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। ऊपर वीडियो में हमने अरेबिक वीमेन ट्रेंड की बात की थी, जो एक ट्रेंड था। ट्रेंड कभी लगातार नहीं चलता है, धीरे धीरे ट्रेंड कम हो जाती है। वैसे ही ये ट्रेंड भी यूएस से जल्द ही खत्म होने लगा था।
इसके कम होने के साथ ही यूएस में रीबॉक के फ्री स्टाइल शू का क्रेज भी धीरे धीरे लोगों के बीच से खत्म होने लगा था, क्योंकि ये रीबॉक का फ्री स्टाइल शू इसी ट्रेंड के साथ जुड़ा हुआ था। और इसके अलावा रीबॉक जनता के बीच अपनी अलग पहचान नहीं बना पाया था, जिसका नुकसान इसे आगे उठाना पड़ा। और नाइकी कोई छोटी कंपनी तो थी नहीं, उसने इसका फायदा बहुत तेजी से उठाया और फिर से रीबॉक को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 कंपनी बन गई। इसके बाद रीबॉक ने साल 2000 में फेमस म्यूजिशियन लेजी और 50 सेंट के साथ मिलकर अपने न्यू शू लॉन्च किए, पर ये पूरी तरह से फेल रहे। साल 2004 में एडिडास का ग्लोबल मार्केट 15.4% सेल के साथ दूसरे नंबर पर था, वहीं रीबॉक सिर्फ 9.6% सेल के साथ तीसरे नंबर पर था। पर इन सब को पीछे छोड़ नाइकी बड़ी मजबूती के साथ 33.2% सेल के साथ नंबर 1 में था। अब नाइकी को पीछे करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि एडिडास और रीबॉक एक साथ मिलकर काम करें, जिसके बाद ये दुनिया के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि 2 कंपटीशन करने वाली कंपनी एक ही साथ आई। पर ये पैतरा भी रीबॉक के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। इसमें एडिडास को तो फायदा हुआ, लेकिन उसने रीबॉक की ब्रांडिंग का कोई परवाह नहीं की। साल 2021 में एडिडास ने रीबॉक कंपनी को एबीजी को सिर्फ $2.5 बिलियन में बेच दिया, जबकि एडिडास ने रीबॉक को $3.8 बिलियन में खरीदा था। अब रीबॉक और बुरी स्थिति में आ गया था। अगर आज की बात करें तो एबीजी लगातार रीबॉक को उठाने की कोशिश कर रहा है। जहां साल 2006 में रीबॉक के शेयर यूएस में लगातार गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारत में ये नंबर 1 कंपनी बनी हुई थी। 2011 तक ये लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रही थी, और जैसे ही इसके सीईओ और एमडी का 870 करोड़ का स्कैम भारत के सामने आया, तो इसने अपनी ब्रांड वैल्यू को खो दिया। इस स्कैम में इसके कई सीक्रेट वियर हाउस निकल कर सामने आए, साथ ही अकाउंट से खिलवाड़ किया गया और सेल्स के गलत आंकड़े दिखाए गए। इसके बाद रीबॉक कभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू को दोबारा खड़ा नहीं कर पाया। वो इतना गिर गया कि साल 2015 में जहां इसकी सेल 333 करोड़ की थी, वहीं नाइकी की सेल 875 करोड़ थी। पर यहाँ रीबॉक के लिए अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है, क्योंकि साल 2021 में रीबॉक को आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया है, जो उसको दोबारा खड़े करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जनता के बीच अपनी क्वालिटी और आइडेंटिटी की अलग पहचान ना बनाना रीबॉक को भारी पड़ गया। आपको रीबॉक की कौन सी गलती उसके लॉस की सबसे बड़ी वजह लगती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।